हेलो दोस्तों, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आइडियाज़ एंड इंस्टीट्यूशंस इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट का एक चैप्टर, एक यूनिट न्याय और नीति को पूरी तरह कवर करेंगे। प्लीज़ दोस्तों, वीडियो में एंड तक बने रहना ताकि पूरा चैप्टर आपको काफ़ी बेटर तरीके से समझ में आ सके। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के अपने चैप्टर पर आते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें न्याय और नीति को समझना है और हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटिकल थॉट। तो इंडियन पॉलिटिकल थॉट स्पेशली हम प्राचीन जो भारत का इतिहास रहा है उसमें भी हम न्याय और नीति को देखने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा न्याय और नीति में हमें यहाँ पर इस चैप्टर के अकॉर्डिंग, आपके सब्जेक्ट के जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग, यहाँ पर हमें जॉन रॉल्स और भारत में जो अमर्त्य सेन है उनके कॉन्टेक्स्ट में न्याय को समझना है, नीति को समझना है। तो क्या है ये, इनको काफ़ी डिटेल में हम समझेंगे। प्लीज़ आप वीडियो में एंड तक बने रहना, तभी आपको सारी बातें समझ में आएंगी, अदरवाइज़ आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो चलिए दोस्तों, अगर हम बात करें न्याय की कि आखिर न्याय का क्या अर्थ होता है, तो नैतिकता, औचित्य, विधि, प्राकृतिक विधि यानी कि प्राकृतिक कानून, धर्म या समता के आधार पर ठीक होने की स्थिति को न्याय कहते हैं। देखिए दोस्तों, न्याय की आपको कई सारी डेफिनेशंस मिल जाएंगी और आप देखोगे कि जितनी भी डेफिनेशन है वो एक दूसरे से थोड़ी अलग होगी। तो यहाँ पर इतना कन्फ्यूज़न ना क्रिएट करते हुए कुछ सिंपल शब्दों को यहाँ पर लिया गया है डेफिनेशन में, कि अगर हम न्याय के सिंपल अर्थ को देखें, आम तौर पर अगर हम आम भाषा में न्याय के अर्थ को समझें, तो नैतिकता, औचित्य, जो कानून है वो न्याय की धारणा के साथ जुड़े हुए हैं। धर्म के रास्ते पर जब चला जाए तो वो न्याय है। समता हो, समान अवसर हों, ये न्याय है। तो नॉर्मली कहा गया है ठीक होने की स्थिति को न्याय कहते हैं। जब सब कुछ ठीक है, किसी प्रकार की असमानता नहीं, किसी प्रकार का अन्याय नहीं है, अत्याचार नहीं है, जब सब कुछ ठीक है तो उसे हम न्याय कहते हैं या न्याय कह सकते हैं। जैसे कि अब नॉर्मली आप न्याय के कई सारे अर्थ ले सकते हो। अगर कहा जाए कि सभी बच्चों को एक जैसे स्कूल जाने का अवसर दिया जा रहा है, तो ये क्या है? ये न्याय है। सभी के साथ न्याय हो रहा है। अगर किसी को नहीं दिया जा रहा अवसर स्कूल जाने का, तो वो क्या हुआ? वो अन्याय हुआ। जब सभी लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जा रहा है तो वो न्याय है। ठीक है? जब कानून के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें की जा रही हैं तो वो न्याय है। अगर कानून से परे हटकर सरकार व नागरिकों के साथ कुछ करती है तो वो अन्याय है। तो न्याय, अन्याय ये काफ़ी बड़े शब्द हैं। इनको नॉर्मली आप इस शब्द से समझ सकते हो कि जब सब कुछ ठीक है तो वो न्याय है। यहाँ पर हमें बस हल्का-हल्का समझना है न्याय के अर्थ को, नीति के अर्थ को। बाकी हमें जो विचारक हैं उनके कॉन्टेक्स्ट में डिटेल में पढ़ना है। तो यहाँ हमने हल्का-सा न्याय को समझा। अब हम बात करते हैं न्याय के विविध आयामों की। डायमेंशंस ऑफ जस्टिस, इसे आप एक तरह से प्रकार भी कह सकते हो कि न्याय के प्रकार। तो देखिए दोस्तों, कई प्रकार हैं न्याय के, कई आयाम हैं। तो यहाँ पर आप इसे समझो। यहाँ पर कानूनी औपचारिक न्याय और प्राकृतिक न्याय, पहला जो आयाम है न्याय का, जस्टिस का, वो है कानूनी न्याय और प्राकृतिक न्याय। दूसरा है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तीसरा है प्रक्रियात्मक और तात्विक न्याय। अब ये क्या होता है, इन्हें थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो न्याय हमने समझा। अब न्याय के आयामों को जब हम समझते हैं तो हमें यहाँ पर एक देखने को मिलता है कानूनी औपचारिक न्याय। अब ये क्या है? देखो, कानूनी औपचारिक न्याय का मतलब है जब कानून के तहत या जो नियम वगैरह बने हुए हैं उसके तहत किसी व्यक्ति के साथ न्याय किया जाए, तो उसे हम कानूनी औपचारिक न्याय कहते हैं। जैसे कि अब मान लो, अभी एक भारत में अभी किसी व्यक्ति ने कोई, मतलब उसके साथ कुछ गलत हो गया। अब किसी व्यक्ति के साथ कुछ गलत हो गया और वो फिर अदालत के पास जाता है और अदालत में, न्यायालय में कानूनी प्रक्रिया के तहत उसे न्याय दिया जाता है। उसका जो भी मतलब नुकसान हुआ है किसी व्यक्ति का, तो उसकी भरपाई वगैरह की जाती है, या उसके कानून के तहत उसे जो भी चीज़ें प्रोवाइड की जानी चाहिए थी, जो आश्वासन दिए जाने चाहिए थे, वो न्यायालय उसे देता है। तो ये हुआ कानूनी न्याय। जब किसी व्यक्ति को अदालत के तहत या नियमों, जो समाज में जो नियम प्रचलित है, चाहे वो पंचायत कोई डिसीजन दे रही है, या जब सामाजिक जो नियम हैं या कानूनी जो नियम हैं, जब उनके तहत किसी व्यक्ति को न्याय मिले, किसी समुदाय को न्याय मिले, तो हम उसको कानूनी औपचारिक न्याय कहते हैं। ठीक है? कानूनी औपचारिक न्याय। अब प्राकृतिक न्याय क्या है? अब देखो, कहीं-कहीं पर हमारे जो नियम होते हैं वो मौन हो जाते हैं, वो शांत हो जाते हैं। कई बार हमारे पास ऐसे अपराध हमें देखने को मिलते हैं और कई बार हमें ऐसी घटनाएँ देखने को मिलती हैं जहाँ किसी व्यक्ति को न्याय कैसे दिया जाए। जैसे कि मान लो एक पर्टिकुलर व्यक्ति, एक पीड़ित पक्ष है जिसके साथ कोई अपराध हुआ है।
अब जिस व्यक्ति ने, जो सेकंड व्यक्ति जिसने उसके साथ अपराध किया है, उसको लेकर जो कानून वगैरह हैं, इसको इंसाफ देने के लिए जो कानून वगैरह हैं, वो थोड़े से मौन है। मौन मतलब वो अच्छे से डिफाइन नहीं करते कि इस व्यक्ति को कैसी सज़ा दी जाए और इस व्यक्ति को कैसा आश्वासन दिया जाए। तो ऐसे में प्राकृतिक कानून का सहारा लिया जाता है। ठीक है, प्राकृतिक कानून के सहारे जब न्याय किया जाए, जब अपना विवेक, देखो प्राकृतिक कानून में क्या चीज़ें शामिल हैं, विवेक, बुद्धि, ठीक है, दिमाग, जो दिमाग कहे कि हाँ ऐसे ऐसे होना चाहिए, तो वो चीज़ हम यूज़ करते हैं प्राकृतिक न्याय करने में। तो जब कानूनी न्याय शांत रहता है तो प्राकृतिक नियमों का प्रयोग, मतलब प्राकृतिक रूप से या दिमाग का काम लेते हुए डिसीजन दिया जाता है, तो उसको कहते हैं प्राकृतिक न्याय। तो यहाँ पर एक था न्याय का आयाम कानूनी औपचारिक न्याय, और एक और साथ में था प्राकृतिक न्याय, तो इसको हमने समझा। अब बात करें सामाजिक न्याय की, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय क्या है, ये अलग, तीनों कीवर्ड्स अलग अलग हैं, इनको समझो। सामाजिक न्याय का मतलब है एक समाज है, समाज में जाति है, वर्ण व्यवस्था है, तो इसमें क्या हम देखते हैं, वर्ण व्यवस्था, जाति, ये क्या है, ये भेदभाव को बढ़ावा देती है। लेकिन सामाजिक न्याय कहता है नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, सभी को समाज में एक जैसा सामाजिक वैल्यू, सभी को इस जो स्टेटस है सभी का एक जैसा होना चाहिए, सभी को समान रूप से माना जाना चाहिए, यानी कि कोई ऊंची जाति का है, कोई नीची जाति का है। इसके अलावा कई और भी चीज़ें इसमें हैं, जैसे कि अब कई बार हम समाज में काले गोरे को लेकर भेदभाव करते हैं, जैसे कि स्पेशली यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो वहाँ पे क्या था, रंग भेद था। अमेरिका में क्या था, रंग भेद था, काले गोरे के हिसाब से, काले गोरे के हिसाब से, स्त्री पुरुष के हिसाब से कई बार समाज में भेदभाव होता है, तो वो ना हो। सामाजिक न्याय का मतलब है कि किसी के साथ स्त्री पुरुष के आधार पर, या वर्ण व्यवस्था, जाति के आधार पर, रंग के आधार पर, या धर्म के आधार पर समाज में न्याय मिले, सभी को बराबर माना जाए। आर्थिक न्याय का मतलब है, आर्थिक न्याय का मतलब क्या है, देखो आर्थिक न्याय का मतलब आर्थिक समानता नहीं है कि सभी को एक जैसा, सभी के पास आर्थिक रूप से पैसा हो, मतलब सभी इतना पैसा हो, सभी को रोटी कपड़ा और मकान मिल सके, आर्थिक न्याय मिले, ये चीज़ बहुत ही थोड़ी सी शामिल है यहाँ पर। ठीक है, ये वाली जो चीज़ मैंने अभी आपको बताई आर्थिक न्याय में, वो आर्थिक समता में आती है। आर्थिक समता में होता है कि सभी को रोटी कपड़ा और मकान उपलब्ध हो। बट आर्थिक न्याय का जो ब्रॉड जो मतलब है वो ये है बड़े तौर पर, कि किसी के साथ, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति ना हो जो दूसरे व्यक्ति के आर्थिक संसाधनों पर रोक लगा दे। जैसे कि एक व्यक्ति है जो आपसे मजदूरी करवाए, तो क्या हुआ, वो आपको आर्थिक न्याय नहीं मिल रहा। वो व्यक्ति आपसे ज़बरदस्ती मजदूरी करवा रहा है, वो भी बंधुआ मजदूरी, मतलब आपको पैसे भी नहीं दे रहा, तो वो क्या है, वो आप आर्थिक न्याय नहीं हुआ। आर्थिक न्याय का मतलब है कि व्यक्ति को ये अधिकार होना चाहिए, जितने भी व्यक्ति हैं, कि वो अपनी योग्यता के अकॉर्डिंग जितना उन्हें पैसा कमाना है वो उस हिसाब से पैसा कमा सकें। अपनी कुशलता के अनुसार, अपनी स्किल्स के अनुसार वो जितना पैसा कमाना चाहते हैं, या जितना कंपटीशन है उसके अकॉर्डिंग वो अपना चलाएं, उनके ऊपर कोई प्रेशर ना हो। ठीक है, तो ये आर्थिक न्याय है। बात करते हैं राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय का मतलब है कि व्यक्तियों को जो राजनीतिक अधिकार होते हैं वो प्रोवाइड किए जाएं। जैसे कि अब लोकतंत्र चल रहे हैं, मैक्सिमम कंट्रीज़ में लोकतंत्र हम देखते हैं, लोकतंत्र के अंतर्गत व्यक्तियों को कई सारे अधिकार दिए हुए हैं। अब जो प्रधानमंत्री या जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, वो एक व्यक्ति है जो कि जनता के बीच से ही कोई चुनकर आते हैं, वही वो एक व्यक्ति होते हैं। तो यहाँ पर ऐसा कहा विचार होता है राजनीतिक न्याय में कि हर व्यक्ति को सत्ता हासिल करने का अधिकार होना चाहिए। हासिल करने का मतलब कि अगर वो सभी नियमों को फॉलो करे, अगर उसके पास बहुमत है, हर चीज़ है, तो उसे अधिकार होना चाहिए कि वो भी सत्ता पर बैठ सके। उसे वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, उसे स्वतंत्रता होनी चाहिए, उसके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होना चाहिए, वो अपने आप को अभिव्यक्त कर सके, बोल सके। ठीक है, अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता हो, ये होता है राजनीतिक न्याय। अब न्याय के तीसरे आयाम को अगर हम देखें तो तीसरा आयाम है प्रक्रियात्मक न्याय और है तात्विक न्याय। अब ये क्या है, प्रक्रियात्मक और तात्विक, तो इन्हें थोड़ा सा अभी हम समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, कहने का मतलब है जो प्राकृतिक न्याय होता है ना, प्रक्रियात्मक जो न्याय है, जो प्रोसीजरल जो जस्टिस है, उसमें प्रोसीजर जो प्रोसेस होता है वो न्यायपूर्ण होना चाहिए। प्रक्रियात्मक न्याय का अर्थ होता है कि जो प्रक्रिया होनी चाहिए वो न्यायपूर्ण होनी चाहिए। जैसे कि अब आप सभी को एक, मतलब यूपीएससी के द्वारा आईएएस का चयन किया जाता है। ठीक है, आईएएस की पोस्ट की भर्ती
यूपीएससी के द्वारा की जाती है। अब ये जो प्रक्रियात्मक न्याय है उसका कहना है कि अब ये जो यूपीएससी है, यहाँ पर जो प्रक्रिया होगी ना चयन की, वो न्यायपूर्ण होनी चाहिए, उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। जैसे कि अब यूपीएससी ने कहा है कि हर उम्मीदवार की जो एज होगी कम से कम वो इतनी होनी चाहिए, हर उम्मीदवार जो है वो इतना क्वालिफाई होना चाहिए तभी यहाँ पे एंटर कर सकता है। इसके अलावा कई सारे और भी जो नियम है यूपीएससी के, वो जो भी प्रक्रिया है इसके अंतर्गत वो न्यायपूर्ण होनी चाहिए, ये कहता है प्रक्रियात्मक न्याय। ठीक है, सिर्फ यूपीएससी नहीं, ये हर जगह की बात कर रहा है। प्रक्रियात्मक न्याय कहता है कि जो प्रक्रिया होनी चाहिए किसी भी चीज़ की, वो न्यायपूर्ण होनी चाहिए, उसमें न्याय होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि सभी को एक जैसे अवसर मिले, सभी को समान अवसर मिले स्कूल जाने के लिए। देखो, अब हमें शिक्षा का अधिकार है, तो ये शिक्षा का अधिकार अलग चीज़ है, लेकिन प्रक्रियात्मक न्याय कहता है कि अवसर की समानता होनी चाहिए। अवसर की समानता का मतलब समझो कि हम सभी व्यक्तियों को स्कूल जाने की अनुमति है, स्कूल जाने की हम सभी के पास समान अवसर हैं। ठीक है, कोई भी चाहे व्यक्ति वो स्कूल में एडमिशन ले सकता है। अब यहाँ पे ये अमीर गरीब की बात नहीं कर रहे, ये कह रहे हैं कि बस यहाँ पे प्रोसीजर सबके लिए सेम होना चाहिए, बस इतना। अब बात करते हैं तात्विक न्याय की, तब ये बेटर तरीके से समझ में आएगा। तात्विक न्याय, सब्सटेंटिव जो जस्टिस है, इस ये क्या है? देखो, तात्विक न्याय कहता है कि प्रक्रिया मान लो आपने न्यायपूर्ण कर दी। जो तात्विक न्याय है वो कह रहा है प्रक्रिया आपने न्यायपूर्ण कर दी, आपने सभी को अवसर की स्वतंत्रता दे दी। अब सभी व्यक्तियों को आपने ये कह दिया कि सभी स्कूल जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो तात्विक न्याय है ये अधिकार देने की बात करता है। ये क्या बात करता है? ये राइट्स देने की बात करता है। ये कहता है कि हमें अधिकार देने चाहिए। ठीक है, तात्विक न्याय के अंतर्गत क्या होता है कि आप अधिकार देते हो, जैसे कि मान लो शिक्षा का अधिकार। शिक्षा के अधिकार का क्या मतलब है? शिक्षा के अधिकार का मतलब ये है कि हर एक व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार है। जो कम उम्र के जो बच्चे हैं, जो कॉलेज लेवल से अगर हम क्लास लेवल की बात करें, जो 8 क्लास तक अगर हम भारत में बात करें, तो शिक्षा का पूरी तरह अधिकार है बच्चों को। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर किसी छोटे बच्चे को या अगर किसी बच्चे को शिक्षा से वंचित रखा जा रहा है, तो वो अपने अधिकार की सरकार से मांग कर सकता है। तात्विक न्याय के अंतर्गत उसे अधिकार दिया गया है। देखो, अधिकार का मतलब है कि सरकार को पूरा करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा। अब शिक्षा का अधिकार है बच्चों को, तो सरकार को सरकारी स्कूल खोलने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि बहुत सारे गरीब बच्चे हैं, अगर सरकारी स्कूल नहीं होंगे तो वो पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि प्राइवेट स्कूल की फ़ीस बहुत ज़्यादा है। तो बच्चों का क्या होगा? जो अधिकार है वो वंचित हो जाएंगे अपने अधिकार से। अधिकार का होना ना होना बराबर रहेगा। इसीलिए तात्विक न्याय के अंतर्गत क्या होता है, व्यक्तियों को अधिकार प्रोवाइड किए जाते हैं, जो कि सरकार के लिए कंपलसरी होता है कि अब अधिकार है तो अधिकार तो भाई सरकार को पूरे करने ही पड़ेंगे। हालांकि जो प्रक्रियात्मक न्याय है वो बस प्रक्रिया को कहता है कि भाई प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए, लेकिन तात्विक न्याय अधिकारों की बात करता है। और अधिकार क्या होते हैं? जिसे पूरा करना पड़ता है तो करना पड़ता है। देखो, सभी को अधिकार है, सभी को अधिकार है कि उन्हें स्वस्थ रहने का अधिकार है। अब इसके अंतर्गत क्या है बात ये है कि सरकार को गवर्नमेंट हॉस्पिटल खोलने पड़ते हैं। अगर सरकार गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं खोलेगी और कोई गरीब व्यक्ति है, तो वो अपनी हेल्थ से रिलेटेड जो उसे मेडिसिन वगैरह चाहिए वो उससे वंचित रह जाएगा। उसके पास पैसे नहीं है, वो प्राइवेट हॉस्पिटल अफोर्ड नहीं कर पा रहा, तो वो न्यायालय में जाएगा कि मेरे अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, मैं इस अधिकार का लाभ कैसे उठाऊं? तो सरकार को कुछ करना पड़ेगा। तो तात्विक न्याय और प्रक्रियात्मक न्याय में यही अंतर है। तो यहाँ पर आपको ये तीनों ही न्याय के जो आयाम हैं वो समझ में आ गए। इन्हें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना था हमें, फिर भी मैंने आपको काफ़ी बेटर तरीके से समझा दिया है। इतना यहाँ पर इन दोनों कीवर्ड्स को समझने के लिए सिर्फ न्याय को अभी हमने समझा, इतना बहुत है। नीति को भी अभी हम समझ लेते हैं कि नीति का क्या अर्थ है। देखो, न्याय के साथ ये नीति का अर्थ चलता रहा है। नीति का यहाँ पर मतलब समझो। नीति का मतलब यहाँ पर ऐसी पॉलिसीज़ हैं जो कि न्याय को पूरी तरह ज़मीनी स्तर पर लागू कर सकें। देखो दोस्तों, न्याय तभी होगा जब आपके पास सही नीतियाँ होंगी, आपका प्रोसेस सही होगा। ठीक है, आपकी पॉलिसीज़ वगैरह जब सही बनाई जाएंगी तो उसी से तो न्याय सही रूप से हो सकता है, नहीं तो नहीं। तो नीति को आप न्याय के साथ ऐसा समझ सकते हैं कि नीति का प्रयोग करते हुए न्याय को पूरा किया जाता है। नीति के अंतर्गत मान लो पुलिस की व्यवस्था की जाएगी, न्यायालय की व्यवस्था की जाएगी, ताकि लोगों को न्याय मिल सके।
नीति के अंतर्गत दंड की व्यवस्था की जाती है, मतलब पनिशमेंट, डराया जाता है लोगों को कि वो किसी एक दूसरे के अधिकारों का उल्लंघन ना करें। तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ हमें बस वर्ड समझना था, समझ लिया। अब हम मेन टॉपिक पर आते हैं, जो कि है कौटिल्य का न्याय और नीति पर विचार। ठीक है, हम यहाँ पे अब विचारकों को पढ़ने जा रहे हैं। अब हम यहाँ पे कौटिल्य को पढ़ते हैं कि कौटिल्य ने, हम एंशियंट भारत को देख रहे हैं, तो एंशियंट थॉट को देख रहे हैं, तो पहले हम कौटिल्य की बात कर रहे हैं यहाँ पर कि कौटिल्य का न्याय और नीति पर क्या विचार रहा था। प्राचीन भारतीय चिंतकों के अनुरूप ही कौटिल्य भी सभी धर्म के पालन पर अत्यंत जोर देते थे। उनका मत था कि स्वधर्म का पालन करने से ही न केवल वर्तमान की व्यवस्था बनती है, बल्कि परलोक भी सुधर जाता है। इन बातों के बावजूद भी नागरिक कानून का अनेकों प्रकारों से उल्लंघन करता है। जो नागरिक है वो कानून का अनेक प्रकार से उल्लंघन करता है। देखो दोस्तों, जितने भी प्राचीन विचारक रहे उन्होंने धर्म की बात की है, तो उसी तरह कौटिल्य भी यहाँ पर धर्म की बात करते हैं। वो कहते हैं सभी अगर धर्म का पालन करें तो वही न्याय होगा सही से। अगर सभी व्यक्ति धर्म का पालन कर पाएँ तो वो न्याय होगा। जैसे कि धर्म का मतलब मैंने आपको समझाया था प्राचीन भारत में, इसे आप कर्तव्य के रूप में देख सकते हो कि अगर सभी व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, किसी दूसरे को परेशान नहीं करेंगे, धर्म के अंतर्गत रहते हुए अपने एक दायरे में रहेंगे, तो वही न्याय होगा। और अन्याय तो होगा ही नहीं जब, तो वही आप न्याय को, उसी को आप न्याय समझ सकते हैं। तो यहाँ पर यही कहा गया है कौटिल्य के द्वारा कि सभी व्यक्ति अपने धर्म का पालन करें, यही सबसे अच्छी व्यवस्था होगी। और इससे न केवल वर्तमान समाज सुधर जाता है, बल्कि परलोक भी, जो आने वाला लोक है, वो भी सुधर जाता है। ठीक है, आने वाला लोक मतलब मृत्यु के बाद का लोक। हालांकि अब ऐसा विश्वास नहीं है, अब अलग चीज़ें हैं। तो ये तो पहले के थॉट है, तो इसलिए यहाँ पे परलोक का शब्द भी यूज़ हुआ है। अब इसके अलावा कौटिल्य मानते हैं कि नागरिकों को धर्म की शिक्षा दी जाती है, लेकिन फिर भी नागरिक धर्म से परे होकर कई सारे कानूनों को तोड़ता है और उसका उल्लंघन करता है। उनको दंडित करने के लिए कौटिल्य न्यायिक व्यवस्था भी करते हैं। उनके मत के अनुसार न्याय के बिना प्रजा धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म का मतलब है धर्म, ठीक है, जो भी कर्तव्य वगैरह थे अपने दायरे में रहकर काम करना। अर्थ का मतलब यहाँ पैसे से है, ठीक है, अर्थ काम और मोक्ष से वंचित रह जाता है। इसलिए न्याय के माध्यम से ही प्रजा के परम लक्ष्य की पूर्ति की जा सकती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अब कौटिल्य न्यायिक व्यवस्था की भी बात करते हैं, क्योंकि कौटिल्य ने कह दिया कि जो नागरिक हैं वो कानूनों का उल्लंघन करते हैं, इसलिए उन्होंने एक न्यायिक व्यवस्था की भी बात की है, एक जुडिशरी सिस्टम स्थापित करने की भी बात की है। क्योंकि अगर न्याय का उल्लंघन होता है, मतलब अन्याय होता है किसी व्यक्ति के साथ, तो ये बहुत गलत होगा। इससे क्या होगा, व्यक्ति का धर्म भ्रष्ट होगा, अर्थ काम मोक्ष से वो वंचित रह जाएगा। इसके अलावा इसीलिए न्याय के माध्यम से ही प्रजा के परम लक्ष्य की पूर्ति की जा सकती है। यही कारण था कि कौटिल्य ने न्याय नीति पर बहुत अधिक बल दिया है। उनके अनुसार न्याय राज्य के प्राण हैं। तो इस तरह कौटिल्य ने न्याय पर बहुत ज़्यादा बल दिया है और ये कहा कि जो न्याय है वो राज्य के प्राण हैं। अगर न्याय नहीं तो वो राज्य नहीं रह जाएगा, ऐसी बात है यहाँ पर। अब न्यायाधीशों के चयन की प्रक्रिया। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र कौटिल्य की किताब का नाम है, उसमें न्याय का आधार राजा को दिया है। उनके अनुसार एक योग्य, कर्तव्य परायण और जन कल्याणी राजा ही है। इसके बावजूद न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए वह न्यायाधीशों का चयन करते हैं। देखो दोस्तों, वो न्याय के क्षेत्र में राजा को सर्वोच्च मानते हैं। वो कहते हैं कि राजा ही एक कर्तव्य परायण है, जन कल्याणी है और बहुत ज़्यादा वो योग्य है। इसके साथ ही वो राजा को इतना सम्मान देते हैं, राजा को इतना बड़ा मानते हैं कि वही सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो न्याय करने के लिए एक बहुत ही ज़्यादा मजबूत न्यायाधीशों के चयन की बात करते हैं कि न्यायाधीशों का चयन किया जाए ताकि न्याय की व्यवस्था स्थापित हो सके। तो उनकी मान्यता है कि उच्चतर न्यायालय में 3 धर्मस्थ न्यायाधीश तथा अमात्य होने चाहिए, जो साथ में बैठकर, अमात्य मतलब मंत्री होने चाहिए, जो साथ में बैठकर विवादों का उचित निर्णय कर सकें। इन न्यायाधीशों की नियुक्ति का भार कौटिल्य ने राजा को दिया। अब कौटिल्य ने राजा को बहुत सम्मान दिया था, इसीलिए कौटिल्य ने कहा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो राजा के द्वारा की जानी चाहिए। अब यहाँ पे दोस्तों कौटिल्य यहाँ पर कह रहे हैं कि 3 धर्मस्थ
न्यायाधीशों की नियुक्ति होनी चाहिए। जैसे कि आज हम देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में एक जज न्याय नहीं करता, कई सारे जज इकट्ठे बड़ी बड़ी बेंच स्थापित होती हैं, फिर वो डिसीजन सुनाते हैं। तो उसी तरह यहाँ पे 3 धर्मस्थ न्यायाधीश जो धर्म के मामले में पूरी तरह वो ज्ञानी हो, उन्हें सब चीज़ पता हो, ठीक है। यहाँ पर धर्म को आप पूरी तरह हिंदू धर्म ना समझें, कोई दूसरा धर्म ना समझें, ठीक है। धर्म का मतलब यहाँ पर है पूरी शासन व्यवस्था। धर्म ही यहाँ पर सब कुछ था। धर्म का मतलब एक दायरा था, एक कर्तव्य था, नियम थे। तो न्यायाधीश उसमें सुयोग्य होने चाहिए धर्म के मामले में, और फिर वो विवादों का निपटारा बैठकर सबसे एकजुट निर्णय कर कर वो करें। कौटिल्य की संपूर्ण न्यायिक व्यवस्था आधुनिक है। वह न्याय को निष्पक्ष होने पर अत्यधिक बल देते हैं तथा न्यायिक व्यवस्था के विकेंद्रीकरण डिसेंट्रलाइजेशन पर अत्यधिक बल देते थे। उन्होंने उच्चतर न्यायालय के 3 स्तंभ जो कि न्यायाधीश होते हैं और उनके द्वारा सर्वसम्मति या बहुमत से करने पर बल दिया, जो कि आज के समय काल के अनुसार बहुसदस्यीय न्यायिक पीठ के रूप में विद्यमान है। अब देखो दोस्तों, इसे समझो। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो कौटिल्य का जो ये न्यायिक व्यवस्था का जो सिद्धांत है वो आधुनिक है। आज के टाइम पर हम इसे देख सकते हैं। कौटिल्य ने क्या किया? कौटिल्य ने एक निष्पक्ष न्याय पर बल दिया, साथ में उसने इसके विकेंद्रीकरण मतलब छोटे लेवल तक ये न्याय हो सके उसकी बात की, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने उच्चतर न्यायालय के 3 स्तंभ जो कि न्यायाधीश होते हैं, देखो दोस्तों यहाँ इन्होंने 3 न्यायाधीशों की बात की है, और आज भी हम देख सकते हैं कि बहुसदस्यीय न्यायिक पीठ बैठी जाती है। मतलब कई सारे न्यायाधीश मिलकर निर्णय लेते हैं, ना केवल भारत में, अमेरिका, ब्रिटेन, यहाँ पर भी हम देखते हैं तो कई सारे न्यायाधीशों की बेंच एक डिसीजन लेती है। तो ये आधुनिक काल से काफ़ी मिलता जुलता है। और कौटिल्य ने सर्वसम्मति से यानी कि सब एकजुट होकर जो तीनों न्यायाधीश हैं वो आपस में विचार विमर्श कर कर सहमत हों एक दूसरे से और फिर डिसीजन लें, या फिर वो बहुमत से 2-3 में से अगर 2 भी सहमत है तब भी वो डिसीजन ले सकते हैं। तो बहुमत से निर्णय लेने की बात की, जो कि आज भी होता है। तो ये सारी बात हमने कौटिल्य के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर हमने कर ली। अब आप हम कहोगे नीति क्या थी दोस्तों? तो नीति न्याय के साथ ही जुड़ी हुई है, आपको अलग से कुछ उसको स्पेशली नहीं पढ़ना है आपको। तो यहाँ हमने कौटिल्य को समझ लिया। अब हम बात करते हैं मनु की। वैसे दोस्तों मनु कौटिल्य से भी पुराने हैं, इतना याद रखना आप। मनु का न्याय और नीति पर क्या विचार था, अब इसको देख लेते हैं। तो मनु कानून और न्याय व्यवस्था के निर्माण के लिए एक परिषद की व्यवस्था के अलावा जनता अपनी संघीय संस्थाओं के माध्यम से स्वयं अपने नियम को बनाने के लिए स्वतंत्र होती थी। इसमें कुल, जाति, श्रेणी शामिल होती हैं। इन स्वयं निर्मात संस्थाओं द्वारा निर्मित नियमों पर राजा की सहमति की छाप लगाती थी तथा उसकी सहमति का पालन किया जाता था। देखो दोस्तों यहाँ पर क्या बातें हैं, इसे समझो। जो मनु हैं उन्होंने कानून और न्याय व्यवस्था के निर्माण के लिए एक परिषद की व्यवस्था की बात कही है, ठीक है। इन्होंने कहा है कि राज्य में या समाज में कानून व्यवस्था स्थापित करने के लिए, न्याय स्थापित करने के लिए एक परिषद होनी चाहिए, एक परिषद की व्यवस्था की जानी चाहिए, मतलब एक संस्था की स्थापना होनी चाहिए। इसके अलावा साथ ही इन्होंने कहा है कि जनता जो है वो भी अपनी संघीय संस्थाओं के द्वारा अपने कुछ भी जनता ने संस्था बना ली तो उसके द्वारा भी वो अपने लिए न्याय से संबंधित नियम बना सकते थे। न्याय से संबंधित नियम क्या थे दोस्तों? देखो, न्याय का जो नियम होगा वो क्या होगा? आपके साथ या हमारे साथ अन्याय ना हो, वही न्याय के नियम हैं। अब मेरे साथ अन्याय ना हो तो वही मेरे लिए न्याय का नियम होगा। अब जैसे कि मेरे लिए अन्याय क्या है? मेरे लिए अन्याय है कि मुझे अगर बोलने से रोका जाए, अगर मुझे स्वतंत्र रूप से बोलने से या स्वतंत्र रूप से घूमने से पूरे देश में अगर रोका जाए तो वो मेरे साथ अन्याय हुआ। अब जब बात आएगी न्याय के से संबंधित कानून बनाने की, तो मैं कानून क्या बनाऊंगा कि सभी व्यक्तियों को घूमने दिया जाए, किसी को रोका ना जाए, किसी पर प्रतिबंध ना लगाया जाए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो, ठीक है, इस पर प्रतिबंध ना लगे। तो ये मेरे लिए पहले क्या था, अगर सरकार इनको मुझसे छीनती थी तो ये मेरे लिए अन्याय था। लेकिन जब हम न्याय की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे? इन्हीं को हम
नियम के रूप में कि प्रतिबंध ना लगाया जाए, इसी को हम न्याय के रूप में प्रस्तुत कर देंगे। तो यहाँ पर आप समझ जाना, ठीक है। न्याय से संबंधित नियम का मतलब यही है कि जो अन्याय है वो ना हो समाज में। तो उसके लिए इन्होंने बात की थी कि लोग स्वतंत्र रूप से अपनी भी संस्था बना सकते हैं, और पहले ऐसा होता भी था। यहाँ पे बोला जा रहा है कि इसमें जो संघीय संस्थाएं बनाई जाएंगी जनता के द्वारा, उसमें कुल, जाति, श्रेणी शामिल होती थी पहले। देखो, आपने पंचायत वगैरह का नाम सुना है ना। पंचायती राज तो आज के टाइम का है, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट जो हम भारत में देखते हैं विकेंद्रीकरण में, तो वो तो पंचायती राज, नगर पालिका है, ये तो आज के टाइम की लोकतांत्रिक संस्थाएं। आप प्राचीन काल की अगर हम बात करें तो पंचायत हुआ करती थी, ठीक है। अलग अलग जाति की पंचायत हुआ करती थी। अलग अलग जाति में हम देखते हैं कि लोग जो थे, बड़े बड़े जो लोग थे, जो बड़े बूढ़े जो या जो सीनियर लोग थे, जो ज़्यादा पैसे वाले थे, वो आपस में अपनी जाति का डिसीजन कर लेते थे। अगर कोई भी अन्याय होता था किसी जाति के अंदर लोगों के साथ, तो जाति की अपनी एक पंचायत होती थी। जाति वगैरह में जो प्रमुख लोग होते थे वो आपस में बैठकर डिसीजन दे देते थे, वो नियम बना लेते थे आपस में। वो नियम, अन्याय से संबंधित नियम भी बना लेते थे कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, इसके बाहर कोई नहीं जाएगा। जैसे कि कई सारे नियम जातियों ने बनाए थे अपने अपने लिए, कि हमें एक जाति से दूसरी जाति में विवाह नहीं करना चाहिए, तो ये नियम है उनका। तो उन्होंने ये अपने लिए नियम बना लिया। तो कई सारी संस्थाएं जनता अपने आप बनाकर अपने लिए नियम वगैरह बना सकती थी, ठीक है, या बनाती भी थी। इन स्वयं निर्मात संस्थाओं द्वारा ये जो संस्थाएं जो नियम वगैरह भी बनाती थी, इन पर राजा की भी सहमति की, मतलब आवश्यक तो नहीं थी, बट फिर भी राजा भी अपनी सहमति वगैरह देते थे, या राजा भी अपना एक विचार प्रस्तुत करते थे, ठीक है। राजा के ध्यान में जो भी बातें आती थी तो वो उस पर अपना विचार देते थे, और उनका, राजा के विचारों का भी पालन किया जाता था। मनु ने अपने विचारों में विधायिका, लेजिस्लेटिव की रचना का विस्तारित रूप में वर्णन किया है। उनके अनुसार विधायिकी तथा परिषद के सदस्यों की संख्या लगभग 10 होनी चाहिए। अब मनु ने संस्था की भी बात की थी, एक बनाने की, एक परिषद की भी बात की थी। तो जो विधायिका है, जो परिषद होगी, न्याय से नियम वगैरह जो बनाएगी, वो उसमें जो सदस्य होंगे उसमें 10 सदस्य होने चाहिए मनु के अकॉर्डिंग। परंतु उनके अनुसार रचना का आधार बौद्धिक होना चाहिए, ना कि संख्या के रूप में। जो मनु है, मनुस्मृति के जो लेखक के रूप में हम मनु को जानते हैं, तो ये कहते हैं कि जो 10 लोग होंगे परिषद में, कम से कम 10 लोग होने चाहिए, और ये जो 10 लोग होंगे वो बौद्धिक यानी कि दिमागी जो विवेक है उसके आधार पर चुनकर परिषद में शामिल होंगे, संख्या के आधार पर नहीं। जैसे कि मान लो आपको 10 सदस्य चूज करने हैं, तो आपने चूज कर लिया, मैं उसे चूज कर लेता हूँ, उसे आपको काउंटिंग करनी थी कि भाई मुझे 10 लोग चाहिए, आ जाओ, तो ये 10 लोग आ जाओ। काउंटिंग के हिसाब से नहीं, बौद्धिक हिसाब से कि किसका दिमाग कितना ज़्यादा तेज है। मनु के अनुसार मनुष्य में 2 प्रकार की प्रवृत्तियां पाई जाती हैं, एक आसुरी और एक है दूसरी दैवीय। आसुरी मतलब समझ रहे ना, असुर। दैवीय प्रवृत्ति के अंतर्गत शांति, उत्तम, दूसरों के अधिकारों को भी ध्यान में रखा जाता है, तथा दूसरों को सुख पहुंचाने जैसे कार्य को भी प्रेरित किया जाता है। इसके विपरीत, इसके अपोजिट, आसुरी प्रवृत्ति में केवल और केवल अपना स्वार्थ सिद्धि के लिए दूसरों के न्यायिक अधिकार को किसी प्रकार से हड़पा जाने का प्रयास किया जाता है। देखिए दोस्तों, जो मनु हैं वो मानते हैं कि जो लोग होते हैं उनमें 2 तरह का बिहेवियर, 2 तरह की प्रवृत्तियां पाई जाती हैं, ठीक है। 2 तरह के व्यवहार पाए जाते हैं। एक व्यवहार होता है दैवीय। दैवीय का मतलब है कि अच्छे व्यवहार, ठीक है, शांति रखना, उत्तम विचार रखना, दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन ना करना, उसका ध्यान रखना कि भाई अगर मैं ज़्यादा लाउड स्पीकर चलाऊंगा तो इससे दूसरे वाले व्यक्ति का नुकसान होगा, है ना, तो एक लिमिट में रहूं। तो ये चीज़ें दैवीय प्रवृत्ति हैं मनु के अकॉर्डिंग। अब लाउड स्पीकर वाली बात मैंने आज का एग्जाम्पल दिया है, पहले नहीं था एग्जाम्पल, बट ये था कि दूसरे के अधिकारों को ध्यान में रखना, ये दैवीय प्रवृत्ति मानव में पाई जाती है मनु के अकॉर्डिंग। और दूसरी जो प्रवृत्ति है वो दुष्ट प्रवृत्ति आप या आसुरी प्रवृत्ति कह सकते हो, ठीक है। ये दैवीय का मतलब देवता, आसुरी का मतलब जो असुर वगैरह थे, राक्षस, वो राक्षसी प्रवृत्तियां, व्यवहार पाए जाते हैं, जिसमें व्यक्ति सिर्फ अपने स्वार्थ को देखता है, जो सेल्फ चीज़ें हैं उसको देखता है बस, और दूसरे के अधिकारों को हड़पने का प्रयास करता है।
ये चीज़ मनु मानते हैं। इसलिए अतः मनु इस बात पर अपना मत, अपना विचार व्यक्त करते हैं, स्पष्ट करते हैं कि मनुष्यों का आचरण शुद्ध यानी कि पवित्र करने तथा अपने धर्म का पालन करने के लिए दंड शक्ति की अत्यंत आवश्यकता होती है। इसलिए भगवान ने दंड की व्यवस्था की है, जिसके संचालन के लिए राजा को नियुक्त किया गया है। मनु के अनुसार यदि समाज में दंड की व्यवस्था उपस्थित न की जाए तो लोग अनेकों कारण के माध्यम से अधर्म के आचरण में संलग्न होकर अपने धर्म को भूल जाते हैं तथा सभी प्रकार के नियम और मर्यादा नष्ट हो जाती हैं। लेकिन वह दंड का प्रयोग को मनमाने ढंग से नहीं करने पर भी अपने विचार व्यक्त करते हैं। देखिए दोस्तों, अब मनु कहते हैं क्योंकि मनुष्य में, मानव में दोनों प्रवृत्तियां पाई जाती हैं, दैवीय भी आसुरी भी। इसीलिए जो मनुष्य है, जो समाज है, उसमें न्याय वगैरह स्थापित करने के लिए जो भगवान है या जो भी व्यवस्था की गई है उसमें दंड की व्यवस्था की गई है, और दंड की जो शक्ति है वो आवश्यक है। दंड की शक्ति को हमने पहले समझा था, दोबारा मैं समझाऊं तो दंड की शक्ति का मतलब है यहाँ पर कि हमें एक फोर्स, यहाँ पर हमें जो समाज है उसको एक डरा कर रखना है थोड़ा सा, कि अगर कोई व्यक्ति किसी के कानून का, किसी के अधिकार का उल्लंघन करता है, सरकार के कानून का उल्लंघन करता है, तो उसे दंड दिया जाएगा, पनिशमेंट मिलेगी। तो पनिशमेंट का जो विचार है वो आवश्यक है मनु के हिसाब से। मनु कहते हैं कि अगर समाज में न्याय व्यवस्था बनाए रखनी, यहाँ पर न्याय व्यवस्था का अर्थ है कि समाज को अगर संतुलित बनाए रखना है, लोग जितने भी लोग हैं अगर वो धार्मिक रूप से धर्म का पालन करते रहें, अपने धर्म के अकॉर्डिंग चलें, तो यही क्या है, न्याय की व्यवस्था है। और अगर इस न्याय की व्यवस्था को बनाना है, अगर आप चाहते हो कि लोग धर्म से, अपने धर्म के रास्ते से दूर ना हटें, तो इसके लिए दंड की शक्ति का होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। और यहाँ पे उन्होंने दंड की शक्ति की तारीफ की है कि दंड बहुत आवश्यक है और भगवान ने हमें इसीलिए दंड की शक्ति दी है या दंड की व्यवस्था का विचार दिया है, ऐसा मनु मानते हैं। वो कहते हैं और इसीलिए राजा की नियुक्ति की गई है कि ताकि वो दंड की शक्ति का प्रयोग करे और समाज को व्यवस्थित करे। मनु कहते हैं कि अगर दंड की व्यवस्था नहीं की जाएगी ना, तो लोग अधर्म का रास्ता चुन लेंगे, लोग अपने आचरण में बदलाव कर लेंगे, वो बेकार आचरण अपनाएंगे और वो अपने धर्म को भूल जाएंगे। तो इस तरह हमने देखा कि जो मनु का जो विचार है, इसमें मनु के विचार में न्यायिक व्यवस्था स्थापित करने के लिए दंड का बहुत ज़्यादा महत्व है। ठीक है, यहाँ पर मनु ने अपने न्याय और नीति के विचार में दंड को बहुत ज़्यादा अहमियत दी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने कौटिल्य और मनु को पढ़ लिया। अभी हमारा जो लेफ्ट चीज़ें रह गई हैं वो रह गई है अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन के अलावा हमें रॉल्स को समझना है, जो जॉन रॉल्स हैं उनके न्याय के सिद्धांत को हमें आगे समझना है। तो इम्पॉर्टेंट है दोनों ही विचारक, हम उन दोनों ही विचारकों को, उन्होंने जो न्याय के बारे में बातें कही हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी शॉर्ट में ही हम कवर कर लेंगे। प्लीज़ आप नेक्स्ट लेक्चर को भी ज़रूर देख लेना। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ पर आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई तो यही रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार आप वीडियो को एक बार आप दोबारा से देख लेंगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। भले ही आप थोड़ा सा रेस्ट ले लो, उसके बाद देख लो, बट आप एक बार देख लोगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।